स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बिग मैन और एमी अपने हाइब्रिड बच्चों को बचाने के लिए किसी न किसी की मदद लेने के लिए उनके पास जाने वाले थे। साथ ही में बियर को एक नई कम्युनिटी मिल गई थी जिसके अंदर कई सारे लोग थे। डॉक्टर आदित्य को अपने एंटीडोट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया था और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। इस एपिसोड के अंदर गाइस वो सारी चीजें हैं जिसके लिए शायद अब तक हम सभी लोग वेट कर रहे थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो की अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रही थी। वो थोड़ी सी उम्र में ज्यादा थी और इसी एजिंग को रोकने के लिए कोई एंटी एजिंग केमिकल बनाना चाहती थी। ये लेडी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। साथ ही में साइंस की दुनिया में वो एक नया रेवोल्यूशन लाना चाहती थी जिससे कि वो लोगों का इलाज कर सके, कैंसर दूर कर सके, लोगों में जितनी बीमारियां हैं वो दूर कर सके, साथ ही साथ उनकी उम्र भी बढ़ा सके। इसी कारण इस लेडी ने अपनी एक पूरी टीम को अलास्का भेजा था उन सेल्स के बारे में पता लगाने के लिए जो कि इन सारी बीमारियों को क्योर कर सके। जिसके बाद सीन वापस से बच्चों पे शिफ्ट होता है। वेंडी गस से पूछती है कि आखिर तुम नींद में एक और लड़की का नाम लेते थे जिसका नाम बियर था, तो आखिर ये बियर कौन है? तब गस बियर के बारे में बताने लगता है कि कैसे बियर एक लड़की थी जो कि एनिमल आर्मी की लीडर हुआ करती थी। वो कई बुरे लोगों को मारती थी, उसने मेरी जान भी बचाई है। एक बार मुझे लास्ट मैन ने पकड़ लिया था लेकिन बियर ने उसे मार दिया। उसके बाद में उसने मेरी मदद की। सारे बच्चे बियर की कहानी सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन्हें भी उससे मिलना ही था। इसी समय हमें पता चलता है कि वापस से कुछ ऑफिसर्स आते हैं और गस को अपने साथ ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। बाकी के बच्चे सोचने लगते हैं कि आखिर ये गस के साथ में क्या हो रहा है, हमेशा गस को ही क्यों बाहर लेके जाते हैं, कहीं गस हम लोगों को धोखा तो नहीं देगा। तो वेंडी बताती है कि नहीं, हम लोग गस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। जिसके बाद हम डॉक्टर आदित्य और रानी को देखते हैं। इस बार डॉक्टर आदित्य रानी के पास में आए थे लेकिन वो खुद भी अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो रानी से ज्यादा बात नहीं कर पाते। जब रानी उठती है तो डॉक्टर आदित्य खुद की पैकिंग वगैरह कर रहे थे और रानी के पूछने पे बताते हैं कि अब उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। उसे जल्द ही एक ऐसे लैब में जाना है जहाँ पे ये सारी कहानी शुरू हुई थी। इन सारी चीजों के बारे में उसे गस ने बताया था। एक बार फिर से अगर उस जगह पे जाके देखा जाएगा तो जरूर इन्हें कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा। रानी कहती है कि ये काम तुम्हें ही करना क्यों जरूरी है, तुम हर बार इस चीज में क्यों आ जाते हो, कोई और भी तो जा सकता है। तब डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि मेरे अलावा ये काम और कोई भी नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई थी। जिसके बाद रानी हाइब्रिड बच्चों के बारे में भी बात करने लगती है कि आखिर हम क्यों इतने सालों से हाइब्रिड बच्चों की जान ले रहे थे, ये बातें मुझे अब पता चलने लगी है। तो डॉक्टर आदित्य पूछते हैं कि तुम आखिर हाइब्रिड बच्चों के बारे में क्यों बात कर रही हो। तब रानी कहती है कि मुझे पता चला है कि वो बच्चे बोलते भी हैं। अगर वो बच्चे बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो सुनते भी है, समझते भी, उनमें फीलिंग भी है। तो आदित्य बोलता है कि वो बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं है बल्कि उनकी पूंछ है, उनके नाखून है, उनके पंख है, वो बच्चे इंसानों जैसे नहीं है, वो हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रानी का मानना था कि बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, अगर उन्हें मार दिया जाए तो उन बच्चों में इसका क्या दोष है। ये सब वायरस न जाने किस कारण फैला है लेकिन उस चक्कर में इन बच्चों को मारना सही बात नहीं होगी। आदित्य बोलता है कि इन्हीं चीजों के बारे में तो मुझे पता लगाना है ताकि मैं इन सारी चीजों को रोक सकूं, इसी कारण मुझे जाना भी पड़ेगा। जिसके बाद डॉक्टर आदित्य अपनी नई रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बिग मैन और एमी एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचे थे जहाँ पे इस समय तो कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था। यहाँ पे काफी सारे लोग एक साथ में रह रहे थे। जब ये लोग उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है जिसे कि हम आइसोलेटेड कैंप भी कह सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था जो कि पूरी तरीके से इन्फेक्टेड था और उसे बहुत दूर रखा गया था। बिग मैन को लगता है कि वो जरूर यहाँ पे मदद के लिए लोगों को इकट्ठा कर लेगा। जब वो एक लेडी से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो वो लेडी उसे ग्रेवयार्ड की तरफ भेजती है। बिग मैन जब वहाँ पे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके 7 दोस्त हट्टे कट्टे बहुत ही खतरनाक दोस्त, वो सारे दोस्त भी आज जमीन के नीचे है, यानी कि कभी न कभी वो भी इन्फेक्टेड हुए होंगे और मर गए थे। यानी कि बिग मैन की अब हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचा। दूसरी तरफ हम बियर को देखते हैं जो कि जॉर्डन के साथ में थी। जॉर्डन बियर से पूछता है कि तुम हमसे मिलने से पहले कहाँ थी और किन के साथ में थी। बियर यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं बताती कि वो किन लोगों के साथ में थी, बस ये बताती है कि मैं एक छोटे से हाइब्रिड बच्चे के साथ थी जिसका नाम गस था, साथ ही में एक बहुत बड़ा बिग मैन था और हम लोग मिलकर उसकी जान बचा रहे थे। जॉर्डन अपनी कहानी बताता है कि कई सालों पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी इन्फेक्टेड होने से और उसके फादर को एक एनिमल आर्मी ने मिलकर मार दिया। अब ये गाइस एनिमल आर्मी थी तो बियर की, लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं बोलती कि जॉर्डन के फादर को उसकी टीम ने मारा था। अब जो भी था, जॉर्डन का नया मिशन था कि वो लास्ट मैन की टीम में एंटर होने वाला है। तब बियर बताती है कि तुमको पता भी है कि लास्ट मैन क्या करते हैं, वो हाइब्रिड बच्चों को पकड़ते और उन्हें मार डालते हैं, तो तुम भी क्या ऐसा करोगे। तो जॉर्डन बताता है कि मैं लास्ट मैन के बारे में नहीं जानता, ना तो मैं किसी के साथ हूँ और ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं बस मेरे लोगों को बचाना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे जुड़ने से मेरे फैमिली वालों को खाना मिलता है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। पास ही में यहाँ पे एक कैंप लगा है जहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त भी जाने वाले हैं। इतनी ही देर में यहाँ के ट्रैक से ट्रेन निकलती है जहाँ पे कई सारे खाने के बॉक्सेस गिरते हैं और उसमें बहुत सारा खाना था। अब तो जॉर्डन खुद को फाइनल कर चुका था कि वो लास्ट मैन की टीम में जाने वाला है। ये चीज देख के बियर को भी लगता है कि क्या पता वो लास्ट मैन की टीम के अंदर जाके गस को या फिर बिग मैन को ढूंढ सके। इसी के साथ हम डॉक्टर आदित्य को, गस को और एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि इस समय लैब में जाने वाले थे। ये वही लैब था जिसके अंदर बर्डी काम किया
किया करती थी। साथ ही साथ में गस के फादर यानी कि पापा भी काम किया करते थे। वो वायरस भी बना था जिससे कि पूरे 10 साल बर्बाद हो गए। डॉक्टर आदित्य ने कहा था कि हम लोग पहले भी बहुत बार आके यहाँ पे सब कुछ चेक कर चुके हैं, लेकिन अब तक तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ हम बिग मैन और एमी को देखते हैं जिनके पास अभी भी कोई आइडिया नहीं था। बिग मैन यहाँ आने के बाद में भी सिर्फ ड्रिंक ऑर्डर करता है और अब एमी बिग मैन को कहती है कि मेरे पास बस एक आखिरी उपाय है, मैं उन लोगों को कॉल करती हूँ जिन्होंने एक टाइम पे मेरी मदद की थी, हो सकता है कि वो इस बार भी मेरी मदद कर दे। बिग मैन भी इस बात से एग्री करता है, लेकिन जब एमी फोन की तरफ जाती है तो उसे वहाँ पे एक बूढ़ी सी लेडी रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें फोन को हाथ नहीं लगाने दूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन का फोन आने वाला है। कुछ टाइम पहले ही हम लोग अलग हुए हैं और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे कॉल करेगी। अब इस समय का वक्त ऐसा था कि कोई भी किसी का रिलेटिव जिंदा नहीं बचा था। इस बूढ़ी औरत को बस यही लग रहा था कि इसकी बहन जिंदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी समय बिग मैन आता है और इस चिल्लाती हुई औरत को शांत करता है और सबसे पहले पूछता है कि आपकी बहन कितने टाइम पहले आपसे अलग हुई। तो ये औरत बताती है 9 साल पहले। अब आखिर 9 साल तक उसकी बहन कैसे जिंदा रहेगी ये तो किसी को समझ नहीं आता। बिग मैन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरी बात सुनिए, हमारे बच्चे भी मुसीबत में है, हमें बस एक कॉल करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बहन के फोन का वेट जरूर करिएगा। ये औरत शांत हो जाती है क्योंकि बच्चों का नाम सुन के इसे भी लगता है कि शायद इन लोगों को जरूरत होगी। और अब ये बूढ़ी लेडी एमी को कॉल करने के बारे में बताती है कि ऊपर कॉइन पड़ा है, तुम कॉल कर सकती हो। जिसके बाद एमी कॉल लगाती है और बताती है कि मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त बोल रही हूँ। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और सीन वापस से लैब में पहुंच जाता है। एक बार डॉक्टर आदित्य फिर से गस को याद करने के लिए कहते हैं कि याद करो कि तुम कहाँ से आए थे, इतने बड़े लैब के अंदर मैं आखिर किस किस चीज को ढूंढूंगा, तुम बस ये चीज याद करने की कोशिश करो कि सबसे पहले तुम यहाँ पे कौन सी जगह पे थे। गस को लैब का नाम तो याद था लेकिन लैब किस तरफ है ये चीज इनको नहीं पता। इसी कारण अब ये तीनों ही एक साथ जाने लगते हैं, जहाँ डॉक्टर आदित्य और ये ऑफिसर देखते हैं कि अभी भी सोलर पावर से कुछ लाइट स्टार्ट है, यानी कि सारी लाइट्स खराब नहीं हुई है। लेकिन ये बात गस को नहीं पता था कि आखिर सोलर लाइट होती क्या है, साथ ही में एकदम से लाइट आ और जा कैसे रही है। गस इस चीज को बड़ा एंजॉय करने लगता है और वहाँ पे खेलने भी लगता है। लेकिन तभी इन लोगों को किसी चीज की आहट होने लगती है कि यहाँ आसपास में जरूर कोई ना कोई चीज है। तब एक मुर्गी उड़ के आती है तो इन्हें लगता है कि शायद मुर्गी ही हो सकती है, लेकिन फिर भी गस को बार बार में लग रहा था कि यहाँ पे हमारे अलावा और भी कोई ना कोई है। अब सब अलग अलग जाके चीजों को ढूंढने लगते हैं। सीन जिसके बाद केज पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे रानी इन हाइब्रिड बच्चों से मिलने के लिए पहुंच गई थी। अब तक वो बस सोच ही रही थी कि वो बच्चों से मिलेगी, लेकिन इस बार वो ऑफिसर के साथ में इन बच्चों के पास पहुंच जाती है। बच्चे काफी डरे हुए थे, लेकिन रानी जब एक नजर वेंडी को देखती है तो उसे वो ड्राइंग वाली लड़की दिखाई देती है। इसी कारण वो सबसे पहले वेंडी को आगे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वेंडी भी डरी हुई थी और उसे लगता है कि अब ये कौन सी नई औरत है जो कि हमसे मिलने के लिए आई है और आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है। इतनी ही देर में एक ऑफिसर रानी को बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और अब तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। एक तरफ रानी निकल रही थी और दूसरी तरफ हम वेंडी को देखते हैं कि उसने अपने जैकेट को छुपा रखा था। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो पता चलता है कि रानी इन बच्चों के लिए कुछ ट्रीट्स लाई थी। अब ये बच्चे हाइब्रिड है, यानी कि इनके अंदर आधे जानवर है, तो इन्हें वेजिटेबल्स बहुत पसंद थी। सारे बच्चे इन वेजिटेबल्स को देख के बहुत खुश हो गए थे, या फिर हम ये चीज कह सकते हैं कि रानी इन बच्चों के साथ में फ्रेंडली होना चाहती थी, इसी कारण वो इन बच्चों के लिए चीजें लेकर आई थी। सीन वापस से लैब में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे गस तो सीढ़ियों की रेलिंग्स पे काफी ज्यादा मस्ती करने लगता है, लेकिन तभी उसे ऑफिसर पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। गस इधर उधर की चीजें देखने लगता है और ऑफिस के अंदर उसे अपने पापा का एक छोटा सा लॉकर मिलता है। नाम पढ़ते ही गस पहचान जाता है कि मेरे पापा भी यही रहा करते थे, इसका मतलब है कि वो मेरी मॉम से यही मिले होंगे। वो अपने पापा के लॉकर को खोलता है, जहाँ पे उसे एक नील कटर मिलता है जिसके अंदर और भी कई सारी चीजें थी, जैसे कि ड्रिंक्स को ओपन करने वाला नाइफ, प्योर नाइफ। इसी कारण वो इस कटर को अपनी पॉकेट में रख लेता है। साथ ही हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के रेफ्रिजरेटर को जोर जोर से मारने की कोशिश करता है कि शायद इसमें से कुछ तो निकल के बाहर आए, और तभी एक जोर से धक्का मारने पे उसमें से एक चॉकलेट बाहर निकल के आती है। लेकिन अब जैसा कि बार बार लग रहा था कि यहाँ पे इस लैब में और भी कोई है, तो उसी वक्त यहाँ पे एक क्रोकोडाइल निकल के आता है और वो क्रोकोडाइल सबके ऊपर अटैक करने लगता है। सबसे पहले तो वो इस ऑफिसर को पकड़ता है, जिसके बाद में डॉक्टर और गस बहुत तेजी से भागते हैं। इस ऑफिसर का पैर तोड़ने के बाद में वो क्रोकोडाइल डॉक्टर आदित्य पे और गस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी गस उसे रोक देता है कि प्लीज रुक जाओ, क्योंकि गस को समझ में आ गया था कि ये एक हाइब्रिड बच्चा है, ये कोई क्रोकोडाइल नहीं है। ये क्रोकोडाइल जैसे ही गस की बात सुनता है उसी वक्त वो रुक जाता है और देखने लगता है कि आखिर गस उससे बात कैसे कर रहा है। डॉक्टर आदित्य भी ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि मतलब यहाँ पे इतने साल बंद रहने के बाद में भी इस लैब में एक बच्चा जिंदा है जो कि पूरी तरीके से क्रोकोडाइल है, और ऊपर से गस की बात भी समझ रहा है। गस इस क्रोकोडाइल को कहता है कि मैं भी तुम जैसा हूँ, लेकिन तुम प्लीज किसी को भी मत मारो। गस उसे पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये क्रोकोडाइल पास में आता है गस के और बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके बाद खुद का नाम पीटर बताता है। गस बहुत खुश था कि उसे एक और दोस्त मिला, लेकिन इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे ऑफिसर ने काफी सारे और दूसरे ऑफिसर्स को बुला लिया जो कि इस हाइब्रिड बच्चे को शूट कर देते हैं। डॉक्टर आदित्य हैंड टू हैंड बताते हैं कि इसे सराय के अंदर ले जाओ, यानी कि उसे हॉस्पिटल में जाके इसके ऊपर भी रिसर्च करनी थी। गस चिल्लाता है कि प्लीज इसे कुछ भी मत करना, अगर
तुमने इसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें आगे के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसी के साथ हम जॉर्डन के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पे बियर भी इनके साथ बैठी थी। इन ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी लाइफ निकाल ली थी और आज भी वो अपने आखिरी वक्त में एक दूसरे के साथ है। जॉर्डन का कहना था कि मेरे लिए तो बस यही काफी था कि अगर ये दोनों सेफ रहे तो मैं भी खुश रहूंगा। लेकिन बियर इस पेंडेमिक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि इस पेंडेमिक ने हमारी जनरेशन के साथ में बहुत बुरा किया है। न हमारे पास में फ्रेंड्स है, न हम स्कूल जा सके, न हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है। आज के टाइम की हमारी जनरेशन सबसे बेकार जनरेशन है। तब जॉर्डन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हम नेचर के साथ में हैं और इन चीजों से लड़ रहे हैं, वो ही हमारे लिए बहुत है। अगर आज हमने फाइट की तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन ठीक से रह पाएगी। इसी के साथ सीन यहाँ पे बिग मैन और एमी पे शिफ्ट होता है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि लास्ट मैन की पूरी टीम इस कैफे के अंदर आ रही थी और सबको अनाउंस करती है कि बाहर तुम लोगों से कोई मिलने के लिए आया है, इसी कारण तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। बिग मैन पहले डर गया था कि कहीं लास्ट मैन उसे पहचान न जाए और उसे अपने साथ न ले जाए। बाहर आने के बाद पता चलता है तो यहाँ तो जनरल एबर्ट थे जो कि इस आइलैंड पे पहुंच गए थे। कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था और काफी सारे लोग एक साथ थे। जनरल एबर्ट इन सबको खुद के साथ मिलाने के लिए प्रवोक करने के लिए आया था। वो सबको दिखाना चाहता था कि उसने एंटीडोट ढूंढ लिया है और वो सबको बचा के रहेगा। शर्त ये है कि इन सबको जनरल एबर्ट का साथ देना पड़ेगा। इसी कारण जनरल एबर्ट उसी आदमी को उठाकर लेकर आते हैं जो कि इस समय इन्फेक्टेड था और उसके बाद में डॉक्टर आदित्य ने रानी के लिए जो एंटीडोट बनाया था उसी का इंजेक्शन वो इस इन्फेक्टेड आदमी के लगाते हैं और इसी के बाद में इस इन्फेक्टेड आदमी की फिंगर फ्लिकर होना बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि ये आदमी अब और ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं है। ये चीजें देख के सारे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि आखिर एंटीडोट मिल गया है, अब हम में से कोई भी नहीं मरेगा। अब जनरल एबर्ट जो भी कहेंगे हम सब वही करेंगे। सारे लोग जनरल एबर्ट के दीवाने हो गए थे, लेकिन इसके पीछे का राज ये था कि जनरल एबर्ट ने कहा था कि इस आदमी को लेके हमारे साथ चलो। अब इसके साथ आगे बहुत बुरा होने वाला है जो कि हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बच्चे अभी भी इस जेल से निकलने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। इनके पास एक छोटा सा लॉकेट था जिससे कि मंकी इस केज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता और वो लॉकेट नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे बाहर बैठा गार्ड आता है और कहता है कि तुम शरारती बच्चे यहाँ पे शरारत मत करो, मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो और जो बच्चा भी ज्यादा शरारत करेगा वो जाके सीधा डॉक्टर आदित्य के टेबल पे चला जाएगा। और पता है ना डॉक्टर आदित्य क्या करते हैं, वो सबको चीर फाड़ देते हैं जैसा कि रॉय के साथ हुआ था। ये चीज सुन के तो सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें बस ये पता था कि रॉय भाग गया है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना बुरा हुआ था कि उस बच्चे को काट दिया गया। सीन वापस से उसी लैब में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम डॉक्टर आदित्य को देखते हैं और उसे एक कैसेट मिल गई थी। इस कैसेट को कैसे तैसे करके अपने पास वाले टीवी के अंदर स्टार्ट कर देता है जहाँ पे उसे वही लेडी दिखती है जो कि उस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली थी और वो प्रोग्राम बर्डी का था जिसके अंदर ये सभी लोग मिलके एक नया इन्वेंशन करने वाले थे। उसके लिए इन्होंने पहले से ही कई सारी तैयारियां कर रखी थी। हमें यहाँ पे बर्डी दिखाई जाती है जो कि अलास्का से अपनी खोज को पूरा करके यहाँ पे पहुंच गई थी। जैसे यहाँ पे बर्डी का फेस दिखता है तो गस कहता है कि ये तो मेरी मॉम है। डॉक्टर आदित्य पूछते कि तुम इसे कैसे जानते हो, तो ये बताता है कि बस मैं इसे जानता हूँ, ये शायद मेरी मॉम हुआ करती थी। और अब इवेंट धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे बर्डी अपने रिसर्च के बारे में बताती है कि कैसे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो सारे लोगों की बीमारियों को दूर कर सके। उसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट मुर्गियों के ऊपर किया। मुर्गियों के ऊपर जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, यानी कि अगर मुर्गियों की हालत में सुधार है तो इसका मतलब है कि ये अब आगे एक स्टेप बढ़ सकते हैं। इसी कारण इन्होंने एक अंडे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस अंडे के अंदर एक इंसान का अंश आ गया था। देखते ही देखते वो एक चमत्कार में बदल गया था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट अब एक पूरा इंसान बन चुका था जिसके अंदर कुछ न कुछ जानवर के भी पार्ट्स थे। और वो एक्सपेरिमेंट और किसी पे नहीं बल्कि गस पे ही किए गए थे, यानी कि वो पहला बच्चा गस था। गस भी ये सारी चीजें देख रहा था और उसके बाद में उस वीडियो को स्टॉप कर देता है ताकि वो अपनी मॉम को देख सके। साथ ही में गस इतना छोटा था कि वो इस समय भी गोद में था। अभी भी एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से नहीं हुआ था क्योंकि इसके और भी कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते थे जिसपे अभी भी रिसर्च चल रही थी और साथ ही इस मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाना था। अभी इस पे बहुत काम बाकी था। लेकिन डॉक्टर आदित्य को इतना पता चलना भी बहुत था। वो बाकी की चीजें अब अपने ऑफिस में जाके सुनना चाहता था। इसी के साथ हम जनरल एबर्ट को देखते हैं जो कि अपने ऑफिसर्स के साथ में थे और वो अपने साथ में उस इन्फेक्टेड आदमी को भी लेकर आते हैं। वॉल्यूम काफी तेज करते हैं और अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि इस आदमी को यहीं पे जान से खत्म करके किस्सा खत्म कर दो। सारे ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं और उस इन्फेक्टेड आदमी को मार के वहीं खत्म कर देते हैं। यानी कि जनरल एबर्ट का कोई भी मोटिव नहीं था कि वो लोगों की हेल्प करे और उन तक एंटीडोट पहुंचाए। अब आखिर उसका मोटिव क्या है गाइस, वो तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। इसी के साथ हम गस और डॉक्टर आदित्य को देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर आदित्य बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें कई सारी नई नई चीजें पता चलती जा रही थी। साथ ही में गस वो पहला बच्चा था जो कि इस एक्सपेरिमेंट से बना था, यानी कि गस से और भी कई सारी चीजें पता चल सकती थी। इसी के साथ हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से गुड बाय लेकर लास्ट मैन की टीम में जाने वाला था और अब इस मिशन के अंदर बियर भी उसके साथ थी। हम देखते हैं कि रात होने पे गस जब वापस से केज में लौटता है तो कोई भी बच्चा उससे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था। सब उससे गुस्सा थे क्योंकि गस ने किसी को भी नहीं बताया
था कि डॉक्टर आदित्य सारे बच्चों को मार डालेंगे, उन्हें बीच में से काट देंगे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर आदित्य को देखते हैं जो कि खुद के ऑफिस में जाके इस एक्सपेरिमेंट पे और बाकी सारे वीडियोस देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस कैसे आया था, इस वायरस को कैसे दूर किया जा सकता है। हम यहाँ रानी को देखते हैं जो कि डॉक्टर आदित्य के साथ खेलने के बजाय वो जो एक नया ऑफिसर था उसके साथ में खेल रही थी। रानी के भी दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी और ये भी गाइस हमें आगे ही पता चलेगा। साथ ही में हम जॉर्डन और बियर को देखते हैं जो कि लास्ट मैन की टीम में आने के लिए फॉर्म्स भर चुके थे। इसी के साथ आखिरी सीन में हम बिग मैन और एमी को भी देखते हैं और एमी के पास वो रिटर्न कॉल आ गया था जहाँ पे उसने अपने दोस्त से मदद मांगी थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।